नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो की हमारी ये चौथे नंबर की क्लास होने वाली है। इससे पहले हम 3 क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसमें जो 27 नवंबर की रेलवे ग्रुप डी की शिफ्टें हुई थी, आरआरबी जो ग्रुप डी था उसकी जो शिफ्टें हुई थी, उसकी पहली, दूसरी और तीसरी तीनों शिफ्टों का हमने मैथ का सॉल्यूशन करवा दिया है बेहतरीन तरीके से। और आज की इस वीडियो में हम 28 नवंबर की शिफ्ट 1 का जो मैथ के 25 क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और इन्हीं सवालों में से आपके जो सवाल हैं वो आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ध्यान से देखना। जो भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स से सॉल्व करने की बता रहा हूँ, जो अप्रोच आपको बता रहा हूँ, वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इसी तरह से हम सभी 101 शिफ्ट का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो ये हमारे क्लास नंबर 4 है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने सवाल पर। और पहले क्वेश्चन से आपके टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। और यहाँ पे हम लोग अपने पहले सवाल पे आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे रेशियो दिया गया है। तो देखो, जब भी इस तरह के ए बी बी सी सी डी का रेशियो दिया हो तो सीधा सभी को एक साथ लिख लिया करो, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब देखेंगे जैसे ए बी रेशियो का 1:3 दिया गया है, फिर बी और सी का दिया गया है तो बी और सी के नीचे लिख लेंगे 4:3 दिया है। सी और डी का 6-7 दिया गया है तो सी और डी के नीचे 6 और 7 लिख देंगे। अब यहाँ पे सभी के बीच में रेशियो लगा लेंगे और जितने भी रेशियो यहाँ पे बचे हुए हैं बाकी, उनके आगे जो संख्या है वही संख्या लिख देंगे। जैसे 3 के आगे एक और 3 लिख देंगे, इस 3 के आगे एक और 3 लिख देंगे। ये 4 वाले के आगे ये 4 लिख देंगे, इस 3 के आगे ये 3 लिख देंगे। फिर इस 6 के आगे ये 6 लिख देंगे, इस 6 के आगे ये 6 लिख देंगे। और सभी का यहाँ पे गुणा कर देंगे। या फिर ऐसी कोई संख्या हो जो तीनों में सिमिलर हो तो कट जाएगी, तो उसको भी हम काट देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 3-3 कट रही है तो एक यहाँ से हम 3 काट देंगे, एक यहाँ से 3 काट देंगे, एक यहाँ से 3 काट देंगे और 3 से ये 2 बार कट जाएगा। इसके बाद अगर कोई संख्या कट रही है तो फिर से काट देंगे, लेकिन अभी कोई नहीं कट रही है। तो 4 दूनी यहाँ पे 8 आ जाएगा और 6 चौका यहाँ पे 24 आ जाएगा और 6 तिया यहाँ पे 18 आ जाएगा, 7 तिया यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा सही आंसर भी हो जाएगा। तो 8, 24, 18, 21 कौन से ऑप्शन में है? 8, 24, 18, 21 हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 27 नंबर का, इसमें दिया गया है 1.25 का स्क्वायर माइनस और ये प्लस, तो इस तरह से दिया गया है। तो इसमें आपने देखा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो इसी का इस्तेमाल हम इसमें करने वाले हैं। किस तरह से 1.25 को इसको लिखेंगे ए प्लस बी, तो 1.25 में 75 जोड़ेंगे तो टोटल 2 आ जाएगा। और इंटू करेंगे हम लोग का माइनस करके 1.25 में, तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। और अपॉन में लिखेंगे 2.25 जोड़ेंगे दोनों को तो 3.5 आ जाएगा, तो 3.5 हो जाएगा। और इंटू करेंगे यहाँ पे इन दोनों को, इसको घटा देंगे 2.25 में से 1.25, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। इंटू में 7/2 तो दिया ही गया है। अब यहाँ पे 0.5 से 2 का गुणा करेंगे तो ये 1 ही बन जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 और बटे में करेंगे तो ये 3.5 का 3.5 ही रहेगा, यानी कि इसको 7/2 इसको लिख सकते हैं। तो इसके 7 इधर आ जाएंगे और 2 ऊपर आ जाएगा और 7/2 ये ऑलरेडी है। तो 7 से 7 और 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो 1 ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो सवाल है 28 नंबर का, एक धनराशि है ए बी सी और डी 4 लोगों में बंटनी है। किस अनुपात में? 10 के अनुपात में, 7 के अनुपात में, 9 के अनुपात में और 5 के अनुपात में, इस तरह से बंटनी है। कह रहा है कि सी को बी से 334 अधिक मिलेंगे। सी को बी से कितने 334 अधिक मिल रहे हैं? रेशियो में देखें तो 2 रेशियो अधिक मिल रहे हैं, जो कि 2 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे ये वाली दी गई है 334। तो एक रेशियो की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 167। पूछ रहा है कि तो ए को कितनी राशि प्राप्त हुई है? तो ए को 10 रेशियो राशि प्राप्त हुई है, तो यहाँ पे 10 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। एक की अगर 167 है तो 10 की जो वैल्यू है वो 1670 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है 29 नंबर का। इसमें दिया गया है 5 cos a बराबर 4, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं cos a बराबर 4/5। इसको हम लाल बटे कक्का वाले नियम से करेंगे, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में भी आपको सिखाया, जिसने देखा होगा आपको अच्छे से पता होगा। लाल बटे कक्का में जो कॉस की वैल्यू होती है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इस तरह से रहती है। तो कॉस की वैल्यू होती है यहाँ पे आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आधार और 5 आ जाएगा कर्ण। आपने एक ट्रिपलेट बनी होगी 3, 4 और 5। इस ट्रिपलेट से हमको पता चला 4 और 5 तो 3 मिसिंग है, तो जो लंब यहाँ पे मिसिंग है तो लंब हमारा 3 निकल के आ जाएगा। ट्रिपलेट निकलती है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से। इसमें हमारा कर्ण 5 दिया गया है तो इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा।
आधार यहाँ पे 4 दिया गया तो 16 हो जाएगा, प्लस लंब का स्क्वायर निकालना है। इस बार 16 को इस तरफ लेके आएंगे तो 9 बचेगा, एल स्क्वायर बराबर, तो एल यानी कि लंब बराबर 3 निकल के आ जाएगा। इस तरह से हमने निकाली थी। अब ये जो यहाँ पे फैक्टर यहाँ पे समीकरण दिया है इसमें हम मान रख देंगे इसी लंबकर्ण का, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 अंडर रूट में, और कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो कॉसेक को हम लोग कर्ण बटे लंब लिखेंगे। तो कर्ण कितना है, 5 है, स्क्वायर करना है तो लिख देंगे हम 25, 25 बटे कितना लिखना है, लंब 3, तो 3 तिरका 9 इस तरह से आ जाएगा। और बटे में लिखना है, यहाँ पे -1 भी है, बटे में लिखना है 4 इंटू अंडर रूट लिखा है, फिर लिखना है सेक यानी कि कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। आधार कितना है 4, तो आधार का स्क्वायर 16 हो जाएगा। माइनस का 1 करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देना है। तो 25 बटे 9 माइनस 1 करेंगे तो एलसीएम लेंगे 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 - 9 16 बटे 9, और 3 रूट में है, और 16 बटे 9 यहाँ पे आ जाएगा। अपॉन में लिखेंगे 4 और फिर रूट में है 25 बटे 16 एलसीएम लेंगे तो 25 - 16 9 बटे 16 यहाँ पे आ जाएगा। और रूट बाहर निकालेंगे इधर तो 3 गुणा 16 रूट के निकलेगा तो 4, 9 रूट का करेंगे तो 3, और अपॉन में कर देंगे 4, रूट का 9 निकलेगा तो 3, 16 का निकलेगा तो 4। इस तरह से 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर 4 नीचे 3 बचेगा। तो जो हमारा ओवरऑल आंसर है वो 4 बटे 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर का। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 33% बढ़ जाती है, टीवी की कीमत 10% कम हो जाती है। 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये हमको बताना है। हर एक शिफ्ट में ये सवाल देखने को हमको मिल रहा है। तो पहले ही जैसे करेंगे, हम वॉशिंग मशीन की अलग कीमत मान लेंगे, टीवी की अलग कीमत मान लेंगे, और अलग अलग करके हम लोग इसमें निकाल देंगे। चूँकि अब की बार इसमें 33% कीमत बढ़ रही है, तो इस तरह का मानेंगे जिससे कि आराम से आ जाए। तो टीवी का मूल्य हम लोग 600 रुपये मान लेते हैं, और जो वॉशिंग मशीन का मूल्य है उसको हम 50% टीवी से कम है यानी कि 300 रुपये आ जाएगा। अगर इसकी कीमत 33% प्लस हो रही है 33%, तो ये 400 हो जाएगी 300 से। और टीवी की जो कीमत है वो 13% कम हो रही है, यानी कि इस पर 78 रुपये कम हो जाएगी, तो ये 522 रुपये की बचेगी 13% माइनस होने के बाद। तो ये कीमत नई आ गई है, ये पुरानी कीमत थी। कह रहा है कि 4 वॉशिंग मशीन, तो 300 के हिसाब से यहाँ पे जो 4 वॉशिंग मशीन है वो आएंगी 1200 रुपये की, और 2 टीवी कुल की बात हो रही है तो 600 दूनी 1200 रुपये की 2 टीवी भी आती। तो पहले अगर ये खरीदता तो 2400 रुपये में खरीद लेता, लेकिन अब चूँकि कीमत घट और बढ़ गई है तो अब कितने, 4 वॉशिंग मशीन 400 के हिसाब से 1600 रुपये की आ जाएंगी, प्लस 2 टीवी लेना है तो 522 दूनी 2 करेंगे तो यहाँ पे 1044 आ जाएगी। जोड़ेंगे अगर तो 2644 हो जाएगा। पहले वही चीज़ 2400 रुपये में खरीद रहा था, लेकिन अब 2644 यानी कि 2400 से 244 एक्स्ट्रा में वो खरीद रहा है। तो 244 रुपये एक्स्ट्रा में अगर वो खरीद रहा है तो उसको कितने % ज़्यादा रुपये पे करने पड़ रहे हैं, तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 24 से काटेंगे तो 24 से कम 24 दशमलव लगेगा कुछ, तो यानी कि लगभग 10% की वृद्धि इसमें हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है 31 नंबर का, 2800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करना है। तो देखो 10% अगर बढ़ रहा है यहाँ पर तो 10 से 11 हो रहा है, 2 वर्षों के लिए पूछ रहा है तो एक बार और 10 से 11 होगा, यानी कि 100 से 121 हो जाएगा। जो 100 की वैल्यू है वो 2800 दी गई है, तो 121 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2800 बटे 100 इंटू 121, तो 0 से 0 चला जाएगा। 121 में 28 को गुणा कर देंगे, 28 कम 28 2 28 2 56 2 58 5 2805 3388 यहाँ पे पूरा मिश्र धन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का। ए और बी कह रहे हैं कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भैया, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। बहुत ही इजी टाइम एंड वर्क का सवाल है, कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य का 2 गुना करने में कितना समय लेगा, तो इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो 18 आ जाएगा। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो 3 आ जाएगी, बी अकेले की जो एफिशिएंसी है वो 2 आ जाएगी। जब दोनों की 3 है और बी अकेले की 2 है तो ए अकेले की फिर 1 बचेगी। तो एफिशिएंसी ए अकेला उसी कार्य के 2 गुने को, यानी कि टोटल कार्य अभी 18 है तो इसके 2 गुने कार्य को करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। चूँकि इसकी एफिशिएंसी 1 है तो टोटल इसको 36 दिन का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है 33 नंबर का, जो कि एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इसमें हमको एक फॉर्मूला यूज करना होगा जो कि होता है ए एम की, अगर ए की पावर m है और ए की पावर n है तो बराबर इनकी जो पावर है m और n आपस में जुड़ जाती हैं अगर ये बेस समान है तो। और अगर इसकी जो ए की पावर m भाग में दिया गया है ए की पावर n, अगर बेस समान है तो जो ए की पावर है वो m माइनस n हो जाती है। इसका हम लोग यूज करेंगे, तो आगे हम सवाल में यूज करेंगे इसको। तो ये जो सवाल दिया गया है 7 की पावर 5 दिया गया है,
इंटू करेंगे 7 की पावर √7 है, तो √7 को हम 7 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, एक पावर वो है, तो 7 की पावर यहाँ पे 3/2 हो जाएगी। भाग करेंगे और 7 की पावर यहाँ पे -5/2 है, तो ये गुणा करेंगे तो माइनस की जगह ये जो पावर है ये प्लस में हो जाएगी, तो ये हम बाद में कर लेंगे। 7 की पावर 2x + 3 ये वाला आ जाएगा। अब हम लोग को पावर से तुलना कर देनी है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि अगर a की पावर m इंटू में है a की पावर n, तो आपस में m + n हो जाती हैं, तो सभी की घातों को जोड़ देंगे तो 7 की पावर 5 है तो 5 प्लस 3/2 है तो 3/2 प्लस 5/2 माइनस में था तो ये भाग में है तो गुणा में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा बराबर 2x + 3 यहाँ पे इससे तुलना कर देंगे। तो अब यहाँ पे जोड़ने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे 2, तो यहाँ पे रहेगा 10, 10 3 13 5 18/2 आएगा, तो टोटल 9 आ जाएगा। 9 बराबर 2x + 3 है, 3 इस तरफ आएगा तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो x की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 34 नंबर का, दिखने में बड़ा लग रहा होगा। चेतन शहर ए से बी तक यात्रा करता है। चेतन अपनी कार की सामान चाल के 3/5 चाल से ड्राइव करता है, तो वह शहर बी में 52 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि चेतन अपनी सामान चाल से ड्राइव करता है तो उसे शहर ए से बी तक यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो देखो हमारी जो सामान्य चाल है वो तो 5 है, लेकिन ये चाल से कितना चल रहा है, 3 की चाल से चल रहा है, तो 5 अगर सामान चाल है 3 से चल रहा है। रेशियो में कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। 2 रेशियो बराबर अगर 52 है तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे 26 आ जाएगी। क्योंकि पूछ रहा है कि कितना समय टोटल लगेगा उसको, तो 3 रेशियो में वो पहुँच रहा है तो 3 रेशियो में जाएगा तो 78 मिनट का समय लगेगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 35 नंबर का। 2 मित्र हैं किरण और महेश, इनकी मासिक आय। देखो इस सवाल को अगर हम ट्रिक से करेंगे तो ट्रिक सीखने में लेंदी लगेगा, साथ ही समय भी ज़्यादा लग जाएगा। इससे अच्छा है कि हम इसमें एक्स मान के सवाल को कर देते हैं। तो इनकी जो यहाँ पे आय है तो एक किरण हो जाएंगी और एक महेश हो जाएंगे m। इनकी आय है किरण की 5x मान लेते हैं, इनकी 8x मान लेते हैं। अब कह रहा है कि 5x एक की इनकम है, दूसरे की जो इनकम है वो 8x है। कह रहे हैं कि 72,000 रुपये की बचत करते हैं। ठीक है, 72,000 रुपये बचाते हैं, पूरा खर्च कर देते हैं, इसमें 72,000 रुपये बचाते हैं, तो दोनों का 72,000 हम लोग माइनस कर देंगे। व्यय का जो अनुपात है वो 2:4 दिया गया है, इसको काट देंगे तो 1/2 बचेगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से यहाँ पे आ जाएगा 10x माइनस का 1,44,000 बराबर करेंगे यहाँ पे तो 8x माइनस का 72,000 रुपये। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का यहाँ पे आ जाएगा कितना 72,000 रुपये। 8x को इस तरफ लाएंगे तो 2x हो जाएगा, तो x की वैल्यू है वो 36,000 निकल के आ जाएगी। पूछ रहा है किसकी, किरण की मासिक आय जो कि 5x है, तो x बराबर 36 है तो 5x की 5 से गुणा कर देंगे तो 1,80,000 रुपये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो बेसिक से ये सवाल जल्दी हो जाता है। अगला सवाल है 36 नंबर का। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, इसकी एक भुजा भी दी गई है, कह रहा है कि इस पर डाले गए लंब की लंबाई याद करना है। तो आपको पता होगा जो त्रिभुज का एरिया होता है, एरिया ये होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई यानी कि h। अब हमको एरिया दिया गया है 61.5 बराबर 1/2 आधार जो है, आधार यहाँ पे दिया नहीं, आधार दिया गया है 12.3। लंब पूछा गया है, लंब भी तो हाइट होती है, तो इससे हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर है इससे डायरेक्ट 5 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो h की जो वैल्यू है वो 10 निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है यहाँ पे फिर से एक त्रिभुज की लंबाई है और इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखो 7 में 12 अगर त्रिप्लेट बनती तो हम लोग आधार उससे कर देते, लेकिन इसके लिए हमें s का मान निकालना होगा, जो फॉर्मूला होता है रूट वाला उसी से सवाल होगा। तो s कैसे निकालते हैं, s बराबर होता है a + b + c/2, यानी कि a b c तीनों को जोड़ेंगे 9 7 16 12 28/2, तो s की जो वैल्यू है वो 14 आ जाएगी। अब जो फॉर्मूला यहाँ पे होता है, कल भी हमने आपको बताया था कि a अंडर रूट के अंदर होता है s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। इस तरह से s की वैल्यू कितनी है तो 14 गुणा आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर रहेगा। s माइनस a करेंगे तो 14 इंटू 7 यहाँ पे 7 आ जाएगा, इंटू 14 माइनस 7 5 आ जाएगा, इंटू 14 माइनस 12 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 7 गुणा 2 करेंगे तो √5 बचेगा अंदर और 14 यहाँ पे बाहर निकल आएगा, तो 14√5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है, डेटा दिया गया है इतना और बहुलक ज्ञात करना है इसका हमें, चूँकि इसमें x और y भी दिया गया है। बहुलक ज्ञात कीजिए, दिया गया है कि 3x + 7y बराबर 42। तो सबसे पहले तो हमें x और y की यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगी। चूँकि x और y की वैल्यू पता चल जाएगी तो हो सकता है कि या तो 7 आंसर होगा या फिर 11, तो इसके लिए हमको जो है निकालना ही पड़ेगा। तो 3x + 7y बराबर अगर 42 दिया गया है और 7x + 3y बराबर अगर 58 दिया गया है, निकालने के लिए या तो x या फिर y हम लोग बराबर कर लेंगे। तो दोनों में क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे 7 से गुणा और यहाँ से करना पड़ेगा 3 से गुणा, तो जो हमारा आंसर है वो 21x बन जाएगा। तो इसके लिए हमें करेंगे 7 या 21x आ जाएगा, प्लस का 49y आ जाएगा,
42 में 7 चौका 28, 29 और 294 आ जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। इसके बाद दूसरा समीकरण बनाएंगे तो 7 तिया 21 एक्स आ जाएगा, प्लस का 3 त्रिका 9 वाई आ जाएगा, और बराबर में 3 से करेंगे तो 50 तिया 150, 174 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। माइनस करेंगे तो ये से ये कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 40 बाई, बराबर में 174 घटाएंगे तो 120 यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। तो बाई की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। अब बाई की वैल्यू अगर 3 है तो इसमें मान रख देंगे तो 7 तिया 21, 21 की तरफ जाएगा तो 21 घट जाएगा, 21 बचेगा। एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू है वो 7 निकल के आ जाएगी। आप वैसे भी इसमें पुट करके निकाल लेना। अब आता है यहाँ पे एक्स और बाई की वैल्यू पता चल गई है, तो एक्स की जगह पे हम लोग 3 और बाई की जगह पे 7 रखेंगे। तो 7 हमारा सबसे ज़्यादा बार आ गया है, 1 2 3 4 बार। तो इसका जो आंसर है बहुलक ऑप्शन नंबर बी 7 आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का। एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की दोगुनी है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्रों की आयु के योग के बराबर होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखो इसको हम बाई ऑप्शन करेंगे, जल्दी हो जाएगा। 40 वर्ष हम पहला ऑप्शन उठाते हैं। मान लीजिए कि वर्तमान जो पिता की आयु वो 40 वर्ष है, तो पुत्रों की दोगुनी के बराबर है, यानी कि अभी के समय में वर्तमान में पुत्रों की जो आयु का योग है वो 20 होगा, क्योंकि इसका दोगुना ही तो 40 होगा। अब कह रहा है 20 वर्ष बाद, तो 20 इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 60 साल का इनका पिता, और 20 साल इनमें जुड़ेगा तो दो लोग हैं तो दोनों की 20-20 साल उम्र बढ़ेगी, तो बढ़ के यहाँ पे 60 हो जाएगी। तो 60 इनका योग भी हो रहा है और इनका भी हो रहा है, यानी कि जो सेटिस्फाई है वो पहला ही ऑप्शन कर गया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। एक पिता की आयु है, मान लीजिए कि x है, तो उसके पुत्र की आयु की 5x है, यानी कि जो पुत्र है 5 गुनी है और पुत्र की 5x है, तो जो पिता हैं फादर उनकी 5x हो जाएगी और ये सन है। ठीक है, यदि उनकी आयु का योगफल 54 वर्ष है, यानी कि दोनों की आयु का योग x और 5x 6x है, जो कि 54 के बराबर है, तो x की जो वैल्यू है वो 9 निकल के आ जाएगी। कह रहा है कि तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, तो 9 ही पुत्र की आयु आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि 6.5 हो जाएगा और 10.6 हो जाएगा, 19.7 हो जाएगा और साथ में ए हो जाएगा। इनका जो औसत है वो 12 है। 12 अगर 4 संख्या है 1 2 3 और 4, तो 12 औसत है, तो टोटल योग जो है इन सभी का 48 आना चाहिए। 48 योग करने के लिए की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। 6 5 11 7 18 8 और 10 6 16 16 19 35 आ जाता है, 35.8 यहाँ पे आ जाएगी। 48 से कितना कम है? 12.2 यहाँ पे कम है, यानी कि जो ए की वैल्यू है वो 12.2 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 42 नंबर का। कह रहा है कि 1312 मीटर की एक रेलगाड़ी 54 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है और सुरंग को पार करने में 106 सेकंड लेती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो 54 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 106 सेकंड चलती है, जिसमें सुरंग और अपनी लंबाई दोनों तय कर रही होगी वो। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, 106 सेकंड लगेंगे उसको 54 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 424। 5 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 530। कितनी आ जाएगी? 4 2 7 5 1312। इसमें से टोटल लंबाई आई है तो 1312, इसमें ट्रेन की भी है तो 1312 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 4412 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 43 नंबर का। कौन सी संख्या 7 से विभाज्य? तो देखो विभाज्यता का नियम ये कहता है 7 का कि अंतिम अंक को दोगुना करके जो शेष संख्या उससे घटाएंगे, और ये तब तक घटाएंगे जब तक कि 2 या 3 अंक की संख्या नहीं आ जाती है। इससे हम आसानी से पता कर सकेंगे। तो या तो ये नियम लगा लूँ या फिर मेरे हिसाब से डायरेक्ट भी कर लेते हैं। तो 7 नाम 63, 5 7 7 49, 3 7 5 35, 7 7 दूनी 14, 6 नहीं कटेगी ये। इसके बाद 7 एकम 7, 7 नाम 63, 3 7 चौको 28, 2 7 21 6, 7 नाम 63, 3 38, 7 55, 3 से बचेगा, ये भी नहीं कटेगी। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 7 7 8 56 6, 7 नाम 63, 6 बचेंगे, 7 नाम 63 2 21, 7 या 21, ये वाली कट जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा वैसे ही सही हो जाएगा। नहीं तो फिर जो मैंने ये नियम बताया है कि अंतिम अंक को दोगुना कर लेंगे, इसका मैंने एक वीडियो अलग से बनाया था, इसमें बताया था कि अंतिम अंक का दोगुना करने के बाद शेष जो संख्या बचेगी उसमें से घटा देना होता है। चलो एक को हम करके इसी को बताते हैं। जो हमारी 713 और 295 और एक संख्या आई है, तो अंतिम अंक का दोगुना 2 हो जाएगा। इसमें से 2 घटाएंगे हम ऐसे करके, इसका 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 93 और 71 32 93। फिर इसके अंतिम अंक को दोगुना करेंगे तो 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 71 32, 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर इसके 3 को दुगुना करके इसमें से घटाएंगे तो 7126 आएगा। फिर इसका दुगुना करके इसमें से घटाएंगे तो ये 700 आ जाएगा। तो 700 7 से डिवाइड होती है, तो ऐसे ही पता चल गया है, तो हमारा जो है ये डिविजिबल हो जाएगी। इस तरह से मैं बता रहा था। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। सुषमा ने 1,20,000 में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत कर 28,500 रुपये खर्च किए हैं। तो देखो भैया, सुषमा जी ने 1,20,000 रुपये की तो कार खरीदने में खर्च की, फिर उसकी मरम्मत कराने में भी 28,500 रुपये का खर्चा किया, यानी कि टोटल 1,48,500 रुपये इन्होंने खर्च कर दिए। अब उसे अपने दोस्त सैम को 1,38,000 रुपये में बेचना पड़ा उस कार को, यानी कि जो उनका लॉस है वो लगभग 9900 रुपये के समथिंग इनका लॉस हो गया इसमें। तो कुल जो है इनको कितनी की हानि हुई है ये बताना है। तो चलिए बताते हैं। 1,48,500 रुपये इनका खर्चा आया था,
बेची कितने में, 1,38,600 में, यानी कि जो इनको लॉस हुआ है वो हुआ है 9,900 रुपये का। इस तरह से 9,900 रुपये का इनको लॉस हुआ है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। इसको काटेंगे अगर हम तो 14 छंग 84, 15 छक्के 90, लगभग 6 से ज़्यादा आएगा और 14 6 8% आएगा नहीं, यानी कि लगभग यही ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 45 नंबर का कि तेल की कीमत में क्रमशः इतने इतने की वृद्धि हो जाती है तो एकल प्रतिशत की मान ज्ञात करना है। अगर 50% की वृद्धि हो रही है तो 10 से यहाँ पे 15 हो रहा है, या फिर 2 से 3 हो रहा है कह सकते हैं। और अगर 40% की वृद्धि हो रही है तो 10 से 14 हो रहा है, इस तरह से कर सकते हैं। अगर इसको और शॉर्ट में लिखना चाहें तो 2 से 3 हो रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर 5 से 7 हो रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं। अब कितनी एकल छूट हो रही है तो 10 से यहाँ पे 21 हो रहा है। कितनी वृद्धि हो रही है तो 110% की वृद्धि हो रही है, 10 से 21 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, एक वार्ड रोग का अंतिम मूल्य है 8640 रुपये है, इसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। ठीक है भैया, जो अंकित मूल्य है 8640 रुपये, वो क्रय मूल्य से 35% अधिक है, यानी कि 135% है। तो इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। सबसे पहले तो ये है, तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे हम लोग, तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे काटना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 27, यहाँ पे आ जाएगा 20, 27 से डायरेक्ट काटेंगे तो 27 दिया 81, 27 दूनी 54, 320 आ जाएगा, 72 दूनी 64, यानी कि 6400 यहाँ पे इसका जो है क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अंकित मूल्य पे 20% की छूट देंगे, तो जो 8640 अंकित मूल्य है जो कि 100% के बराबर है, 20% की छूट देंगे तो 80 से गुणा कर देंगे, तो 1 और 1 2 दोनों से काट देंगे। यहाँ पे कितने का आ जाएगा, 8 48 और 8 चौका 32 हलाई 3, 8 48 से 3 11 हलाई 5, 8 64 5, 6912 रुपये का बेच रहा है। 6400 की चीज़ 6912 की बिक रही है, यानी कि 512 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 6400 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पे 64 से करेंगे तो 34 दूनी 128, काटेंगे डायरेक्ट 8 से काटेंगे तो 8 छंग 48 हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, 8 अठेंगे 64, 8 8 टोटल ओवरऑल 8% यहाँ पे लाभ आ जाएगा। बहुत ही लेंदी सवाल हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का। देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है बट बहुत आसान है सवाल। कैसे करेंगे, देखो 5.4 तो जिम का तुम लिख देंगे। यहाँ पे हमें 0.1 0.1 3 बार लिख रहा है, तो इसको हम 0.1 का क्यूब भी तो लिख सकते हैं, राइट। इस तरह से इसका क्यूब भी तो लिख सकते हैं और प्लस करेंगे। यहाँ पे 0.03 लिख रहा है, तो 0.03 का भी तो क्यूब हम इसको लिख सकते हैं, और बटे में क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे इस एक का ये 3 गुना दिख रहा है अगर हमको, तो इसका 3 गुना है तो 3 × 0.1 का क्यूब इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू ये इसका 3 गुना दिख रहा है तो 3 × 0.03 इसका भी क्यूब हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक चीज़, अगर हम बराबर करेंगे तो 5.4 आ जाएगी। तो जो नीचे की ये संख्या दिख रही है इसमें 3 का क्यूब दोनों में है, तो क्या 3 का क्यूब हम कॉमन नहीं लिख सकते हैं। तो 3 का क्यूब यहाँ पे ये तो संख्या जो कितनी लिखेंगे 0.1 का क्यूब प्लस 0.03 का क्यूब, ये संख्या अलग लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हम पॉइंट जो यहाँ पे नीचे 3 क्यू है ये दोनों में है ना, तो 3 क्यू कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 0.1 और इसका क्यूब, और प्लस बचेगा 0.03 का क्यूब। यहाँ पे 0.3 है, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा तो 0.3 है। तो ये जो संख्या एक सी बचेगी तो ये से तो ये कट जाएगी। अब जो ओवरऑल संख्या बचेगी जो 5.4 और 3 का क्यूब होता है 27, यही संख्या तो बचेगी। काटेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो 0 से कट जाएगा, 54 से काटेंगे डायरेक्ट तो 1/5 हमारा आ जाएगा। 1/5 बराबर होता है 0.2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल है 48 नंबर का। आयत दिया गया है और ये पी ए पी बी और ये दिया गया है इस तरह से कि आयत ए बी सी डी के अंदर कोई एक बिंदु पी है। यदि पी ए बराबर 85 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 65 सेंटीमीटर, पी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है, पी डी की लंबाई है। देखो सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक आयत है इस तरह का, पहले हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, बाकी आसान है सवाल। इसके अंदर कोई पी बिंदु है, मान लेते हैं ए बिंदु है। अब यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी ए आयत है। यहाँ पे कह रहा है कि जो ए पी है या पी ए है वो 85 है, और जो पी बी है वो यहाँ पे 65 है, और जो पी सी है वो यहाँ पे 5 है, और जो पी डी है वो हमको निकालनी है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। अब सभी में मान रख देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। कैसे रखेंगे, देखो पी ए बराबर 85 है तो 85 का स्क्वायर करेंगे, प्लस पी सी बराबर 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, बराबर पी बी स्क्वायर 65 है तो 65 का स्क्वायर करेंगे, प्लस पी डी स्क्वायर हमको निकालना है तो इसको एक्स मान लेते हैं।
अब हमको देखो इसका 85 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा और 65 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी जो स्क्वायर निकालने की, तो आप या तो ट्रिक से निकाल सकते हैं और या फिर आप अलग अलग गुणा भी करेंगे। और तो 85 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 7225 प्लस 5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 25 और जो 65 का स्क्वायर होता है वो होता है 4225 और प्लस का एक्स करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो जब 4225 इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे जो आंसर बचेगा वो बचेगा 3025। तो x बराबर हमारा 3025 निकल के आ जाएगा, जो कि हमसे पूछा गया था। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये निकल के आएगी, x बराबर वो आता है 55, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला जो सवाल है 49 नंबर का, एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचने के प्राप्त जो लाभ है वो 2% है, तो वस्तु कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। देखो मान लीजिए 2% का अगर लाभ हो रहा है तो 25% की छूट देने के बाद मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की है, अब 102 रुपये में बिक रही है। देखो 100 रुपये की वो चीज़ है जब, तो 102 की जब बिक रही है, जब वो उसको 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 75% में बेची जा रही होगी। जब तो उसको 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी पे जो अंकित मूल्य है वो इस 100 से गुणा करेंगे तो अंकित मूल्य निकल आएगा। उसको निकालने के लिए 25 या 75, 25 चौकों से काट देंगे तो यहाँ पे बाकी का जो 208 है, 102 × 4 तो 408 है, जो इस पर लिखेंगे 102 × 4 408 आ जाएगा। 3 से भाग देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही यहाँ पे 100 से ज़्यादा आएगा जो, तो 408 से यहाँ पे हम भाग दे देंगे 3 से, तो यहाँ पर जाएगा 3 एकम 3 और बाकी का बचेगा 1 0 3 तिरका 9 1 18 3 छंग 18 136, 100 से 36 ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 36 सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो हो जाएगा 50 नंबर का, नव्या और भव्या एक घर को क्रम से 40 और 60 दिन में पेंट कर सकते हैं। नव्या को हम n मान लेंगे, भव्या को हम BH मान लेंगे। नव्या 40 दिन में कर रही है पेंट, भव्या 60 दिन में पेंट कर रही है। यदि भव्या से शुरुआत करते हैं, एकांतर दिनों में काम करें तो दोनों मिलकर घर को कितने दिन में पेंट कर सकती हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी निकालने के लिए LCM लेंगे 120, तो नव्या की जो एफिशिएंसी है वो 3 आ जाएगी, भव्या की जो एफिशिएंसी है वो 2 आ जाएगी। भव्या से शुरुआत करेंगे तो पहले दिन 2 काम हो जाएगा, इसके बाद नव्या करेगी तो अगले दिन 3 काम करेगी। टोटल यहाँ पे 5 जो काम हो रहा है वो 2 दिन में हो रहा है। जब 2 दिन में 5 काम हो रहा है तो टोटल कितना काम है, 120 काम है। तो 120 5 का कितना होता है 24 गुना, तो 120 काम हो जाएगा तो 24 गुना दिन भी इसको लग जाएंगे, यानी कि 48 दिनों में ये काम जो है पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारे टोटल 50 सवाल कंप्लीट होते हैं और ये हमारी चौथी क्लास थी जो कि हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट सारे समझ में आए होंगे। हमने कुछ बेसिक तरीके बताए हैं, कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं। ये वो तरीका बताए हैं जिससे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएंगे। इसके अलावा भी आप अलग अलग तरह के ट्रिक्स भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप रेलवे के किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर मैथ में ला सकते हैं। ओवरऑल 25 में से 25 स्कोर आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही सवाल थे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हो। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।